Hello students. Today we are going to learn another important chapter that is called as economic importance of bacteria and fungi. So guys, let us begin with this topic. But before moving ahead in this topic, we need to know that what we are going to learn about it. So in this particular chapter, we are going to know more about bacteria and fungi, and these bacteria and fungi, like we'll be dealing with one single topic called as economic importance of bacteria, and then we will be dealing with a topic called as economic importance of fungi. अब गाइस, आप लोगों ने बैक्टीरियाज के बारे में बहुत सुना होगा कि बैक्टीरियाज बीमारियां फैलाते हैं। अब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि बैक्टीरियाज का इम्पोर्टेंस क्या है। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस टॉपिक दैट व्हाट आर बैक्टीरियाज फर्स्ट। तो बैक्टीरियाज ये एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है विच इज़ अ वेरी प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म, ओके। और इनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। मतलब ये क्या है, ये प्रोकैरियोट है। हमने सेल चैप्टर में पढ़ा था, जिनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, ट्रू न्यूक्लियस विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो नहीं होता, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं प्रोकैरियोट्स, ठीक है। सो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है ये। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में के हिसाब से अगर देखने जाएंगे तो दीज आर नॉट प्लांट्स, ठीक है। नाउ व्हाई दीज आर नॉट प्लांट्स? बिकॉज दे डोंट हैव एनी क्लोरोफिल पिगमेंट, राइट। और क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं है मतलब ये कौन सा न्यूट्रिशन नहीं कर सकते, फोटोसिंथेसिस वाला न्यूट्रिशन नहीं कर सकते। दे कैरी आउट हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इंस्टेड ऑफ ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मतलब खुद का खाना खुद बनाना, विच इज कैरिड आउट बाय प्लांट्स, ओके। सो मूविंग अहेड, अगर हम लोग बात करेंगे कि बैक्टीरियाज में क्लोरोफिल के साथ साथ और क्या क्या नहीं है। अभी सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब जाहिर सी बात है उनके पास रूट सिस्टम नहीं होगी, स्टेम भी नहीं होगा, लीफ भी नहीं होगा, फ्लावर्स भी नहीं होंगी, ठीक है। अब बैक्टीरिया ये सबसे प्रिमिटिव यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये सिर्फ एक सेल से बने हैं और इसी सेल के अंदर सब कुछ है। सब कुछ इन द सेंस क्या, हमें पता है कि सेल के अंदर क्या क्या होता है। तो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम होता है, न्यूक्लियस होता है, सेल वॉल। अच्छा, अब बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियस तो आएगा नहीं, बराबर है, मतलब प्रिमिटिव है ये। तो न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वाला न्यूक्लियस नहीं है। तो क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जगह पे अंदर की तरफ कुछ क्रोमैटिन फाइबर्स है। अभी देखो न्यूक्लियस के अंदर क्रोमैटिन है, मतलब क्रोमोसोम है। तो यहाँ पे बैक्टीरियाज में हर बैक्टीरियल सेल के अंदर एक ही सिंगल क्रोमोसोम होता है विच इज़ द न्यूक्लियर मटेरियल, और जिसके आजू बाजू में कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। इसके लिए हम लोग यहाँ पे प्रॉपर न्यूक्लियस ये टर्म यूज़ नहीं कर सकते। नाउ मूविंग अहेड, बैक्टीरिया बहुत ही ज़्यादा नंबर्स में होते हैं और वो हर जगह होते हैं। वॉट इफ आई टेल यू वन फैक्ट, यू विल बी अमेज्ड टू नो दैट कि भाई अपनी जो ह्यूमन बॉडी है, एक सिंगल इंडिविजुअल के बॉडी पे इतने ज़्यादा बैक्टीरियाज अभी भी प्रेजेंट है, ओके, विच द नंबर is greater than the entire world human population. Yes, you heard it right. पूरे दुनिया का ह्यूमन पॉपुलेशन से भी ज़्यादा बैक्टीरिया सिर्फ एक आदमी के बॉडी पे प्रेजेंट होता है। हाँ, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, आप लोग शायद नहा भी नहीं रहे हो, तो बैक्टीरियाज बढ़ रहे हैं। नहाते हैं तो फिर भी एक आदमी पे इतनी सारे बैक्टीरियाज होते हैं कि वो पूरे दुनिया की जितनी ह्यूमन पॉपुलेशन है उससे ज़्यादा है, ठीक है। अब बैक्टीरिया जो है ये बहुत सारी जगहों पे मिलते हैं और बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। कुछ एयर वाले बैक्टीरियाज होते हैं जो हवा में मिलते हैं, कुछ वाटर वाले होते हैं, कुछ सॉइल वाले, कुछ फूड स्टफ्स के अंदर मिलते हैं और कुछ बॉडी के अंदर ही मिलते हैं, राइट। सो बेसिकली यू आर वेरी फेमिलियर विद दिस पर्टिकुलर इमेज। ये अभी हर एक जन ये मास्क पहन के घूम रहा है। Now this mask is basically to avoid coronavirus or to avoid any kind of bacterial impact which we can have, right? So I just hope guys you people are really staying safe at your home. You are not going out anywhere. Please be safe. Please stay at home. So like air में तो होता ही है, पानी में भी होता है। देखो कितना गंदा पानी है, ठीक है। मिट्टियों में भी होता है, मिट्टी में भी बैक्टीरियाज होते हैं,
हम लोग जो खाना खाते हैं, अगर वो खाने को ऐसे ही छोड़ दे, प्रॉपरली कुक नहीं किया रहेगा या फिर गर्म नहीं रहेगा, तो फिर उसके अंदर भी बैक्टीरियाज होते हैं, राइट। और बॉडी के अंदर तो होते ही होते हैं। सो अगर हम लोग बात करें अपने बॉडी के अंदर, तो hundreds and thousands of bacteria are there in our body itself, right? So there are bacteria in our mouth, there are bacteria on the skin. You people must be knowing, right, कि आपके जो दांत है, वो अगर आप रात को जो खाना खाते हो उसके बाद आप सो जाते हो, वो खाना जो आपके दांतों के अंदर रहता है, सुबह उठने के बाद आपको ब्रश करने की ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि अंदर आपके खाने के ऊपर डिकेइंग इफेक्ट करता है बैक्टीरिया। ओके, अब ये बैक्टीरिया जब डिकेइंग इफेक्ट करता है तो आपके मुंह में बदबू आ जाती है। ओके, ये बैक्टीरियाज हर जगह पे होते हैं, आपके स्किन के ऊपर है, आपके इंटेस्टाइन के अंदर है, इनफैक्ट आपके जो प्राइवेट पार्ट्स है, वो प्राइवेट पार्ट्स के यहाँ पे, इनर थाइस के यहाँ पे भी बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं। ओके, कुछ बैक्टीरियाज अपने इंटेस्टाइन के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। क्यों बेनिफिशियल है? बिकॉज दे प्रोड्यूस और दे सिंथेसाइज विटामिन, एंड द विटामिन इज कॉल्ड एज विटामिन बी, सच एज विटामिन बी। ओके, नाउ सर्टेन बैक्टीरिया आर हाईली इंजurious, they causes diseases, but there are certain bacteria which are highly beneficial. So we will be studying about the beneficial one, because injurious one we already know about it, right? So बैक्टीरिया की साइज क्या होगी? देखो गाइज, एवरेज साइज जो है वो 2 माइक्रोमीटर्स है इन थिक लेंथ, एंड 0.5 माइक्रोमीटर as thick. Okay, so there are 2 micrometers in length and 0.5 micrometer thick. Shape of the bacteria, shapes can be of generally 4 types. Let us understand this. One is cocci, that is spherical shaped structure. One is bacilli, that is rod shaped structure. Okay, the other shape is vibrio, that is a comma shaped structure. And the last is spirilla or spirilla, which is spiral shaped structure, right? अब बहुत सारे बैक्टीरिया सिंगल रहते हैं, इंडिविजुअल रहते हैं, लेकिन बहुत सारे बैक्टीरियाज रहते हैं कॉलोनीज में रहते हैं, ग्रुप्स में आते हैं, क्लस्टर्स में। यू नो, देर इज वन पर्सन हु लिव्स इन अ सिंगल हाउस, लाइक बंगलोज में आपको पता है कि हाँ भाई, एक बंगला एक इंसान का होता है, और एक रहता है, हम लोग बिल्डिंग की बात करते हैं जहाँ पे पूरी की पूरी बिल्डिंग में बहुत सारे लोग रहते हैं। सो इट इज़ लाइक आइदर दे लिव इन क्लस्टर और दे लिव इंडिविजुअली, दे लिव सिंगल। ओके, ना बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कैसे होगा? इट इज़ अ वेरी सिंपल स्ट्रक्चर, इट इज़ अ वेरी सिंपल सेल, right? Now, it contains the living substance protoplast, surrounded by a non-living stiff cell wall. Now, what is this living substance protoplast? Protoplast क्या होता है? आपने सेल चैप्टर में पढ़ा है, तो हम लोग यहाँ पे रिपीट नहीं करेंगे। अच्छा, जिसको भी सेल चैप्टर का याद नहीं आ रहा है, प्लीज़ सेल चैप्टर के बारे में वीडियो सर्च करो। हम लोग सेल चैप्टर में प्रोटोप्लास्ट को एक्सप्लेन कर चुके हैं, प्लीज़ गो देयर। Okay, now let us talk about protoplast. Protoplast is cell membrane plus cytoplasm both. Okay, the cell wall here is made up of peptidoglycan and not of cellulose, so please note this part, guys. The cell wall is made over here of peptidoglycan and not of cellulose. Okay, I'll just mark it. It is made up of what? It is made up of peptidoglycan and it is not made up of cellulose. Okay, now moving ahead, there is a thin cell membrane which lies immediately beneath the cell wall and it surrounds the cytoplasm. That cell membrane is not made up of peptidoglycan, right? Cell wall is made up of peptidoglycan. I have seen many answer papers, I have seen many papers where students are writing that the cell membrane is made up of peptidoglycan, but it is not the case. Please note, cell wall is made up of peptidoglycan. ये याद रखना अच्छे से। अब बात करेंगे तो इसके अंदर कोई प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता, हमने थोड़ी देर पहले ही बोला था, लेकिन क्रोमैटिन मटेरियल प्रेजेंट होता है। Now chromatin material is the DNA material which we are talking about. Okay, and there is a vacuole, there is green pigments, there are granules, everything is there, right? So there is sometimes a protective covering which is called as capsule. Now
when the capsule comes, it is called as smooth walled structure, smooth walled bacteria. Otherwise, it is called as rough walled bacteria, rough strain, right? अब बैक्टीरिया की मूवमेंट कैसे होगी? तो गाइज, बैक्टीरिया अपने आप अपने खुद के एफर्ट से मूव नहीं कर सकते, वो पैसिवली ट्रांसपोर्ट होते हैं बाय विंड, वाटर और बाय एनी कॉन्टैक्ट, ठीक है? बट कुछ बैक्टीरियाज के अंदर एक टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक विप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको बोलते हैं फ्लैजेला, जो सेल वॉल और कैप्सूल दोनों को पियर्स करके बाहर आती है, एंड बिकॉज ऑफ दिस फ्लैजेला द बैक्टीरियाज कैन मूव, ठीक है? मतलब ये फ्लैजेलाज को लैश करते करते मूव करेंगे, ठीक है? लेकिन ये मूवमेंट कहाँ होगी? ये मूवमेंट भी वापस से उनको एक मीडियम चाहिए, दैट मीडियम इज वाटर, ओके? नाउ लेट्स टॉक अबाउट न्यूट्रिशन। बैक्टीरियाज के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, सो इसके लिए वो रेडीमेड फूड के ऊपर डिपेंडेंट है, सो दे आर हेट्रोट्रॉपिक। तो इस कैटेगरी में बैक्टीरिया दो टाइप के हो सकते हैं, एक हो सकता है सैप्रोट्रॉपिक और दूसरा हो सकता है पैरासिटिक। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सैप्रोट्रॉपिक एंड पैरासिटिक? सैप्रोट्रॉपिक मतलब जो डेड रिमेन्स के ऊपर सर्वाइव करे, मतलब कोई ऑर्गेनिज्म मर चुका है, ये उसके ऊपर जाता है और उधर से खाना ले लेता है, मीन्स इट सर्वाइव्स ऑन द डेड रिमेन्स। एंड पैरासिटिक मतलब क्या? ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ चलता है और उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर से न्यूट्रिशन लेते रहता है, और जब ये न्यूट्रिशन ले रहा है तब ये उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को हार्म पहुंचा रहा है, सो दैट इज पैरासिटिक। व्हाट डू यू थिंक? आपको बुखार आता है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, तो आपको जब बीमारी आती है तो वो बीमारी क्यों आती है? दैट बैक्टीरिया इज फीडिंग इटसेल्फ बीइंग ऑन योर बॉडी एंड हार्मिंग यू, सो दैट एक्टिविटी इज पैरासिटिक, राइट? अब कोई कोई सब्सटेंसेस को बहुत सड़ी हुई बास आती है, बहुत गंदी बास आती है, क्यों बास आती है? क्योंकि वो हो गए सैप्रोट्रॉफिक, मतलब वो ऑर्गेनिज्म मर चुका है, ठीक है? दैट इज द डेड रिमेन, एंड the bacteria are living on it and they are taking their nutrition from it, okay? So now the bacteria secrete a powerful enzyme from their cells into the surrounding food containing material. अब ये जो पावरफुल एंजाइम्स है, ये जो बाकी के खाना वगैरह रहता है जो अपने बॉडी में है, वो उसको डाइजेस्ट कर देता है, ठीक है? अब उसको डाइजेस्ट करने के वजह से अपने जो बॉडी के अंदर है वो एक डीकेइंग इफेक्ट आ जाता है, राइट? और ये डीकेइंग इफेक्ट, ये एंजाइम्स क्या करेंगे? फूड मटेरियल को सॉल्युबलाइज कर देंगे, बैक्टीरिया इनसे अपना खाना ले लेंगे, ओके? और बैक्टीरिया ने तो अपना खाना ले लिया, सो आगे क्या? अपनी बॉडी को हार्म कर देंगे। Respiration is an activity which is carried out by each and every organism. लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो रेस्पिरेशन करेगा, वो चाहे तो बैक्टीरिया ही हो या फिर प्लांट्स हो या कोई भी एनिमल हो, दे ऑल विल डू रेस्पिरेशन, राइट? बट यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो कुछ बैक्टीरियाज को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, दे डू रेस्पिरेशन बाय टेकिंग इन ऑक्सीजन, ओके? सो देर आर सर्टन बैक्टीरियाज विच टेक्स इन ऑक्सीजन, तो उनको हम लोग बोलेंगे एरोबिक, उनको क्या बोलेंगे? एरोबिक। एंड देर आर सर्टन बैक्टीरियाज विच डज नॉट नीड ऑक्सीजन। आप देख सकते हो दैट दे डज नॉट नीड ऑक्सीजन, उनको ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके? इनफैक्ट अगर आपने ऑक्सीजन दे दिया तो द बैक्टीरियाज आर किल्ड इफ दे आर एक्सपोज टू एयर, ओके? मूविंग अहेड, reproduction of the bacteria. See guys, bacteria can only reproduce by asexual means. Now that asexual means can be by fission or by cell division. Let us understand like how does the bacteria means do it, okay? So बैक्टीरिया में ये देख लो क्या हो गया, यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस स्प्लिट हो गया। ये न्यूक्लियस बेसिकली बैक्टीरिया के अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस तो होता है नहीं, तो ये जो क्रोमैटिन फाइबर है, ये क्रोमोसोम है, ये जो न्यूक्लियर कंटेंट है, ये न्यूक्लियर कंटेंट स्प्लिट हो गया, स्प्लिट इनटू टू हाफ्स, मतलब इसने डुप्लीकेशन कर दिया, डीएनए डुप्लीकेट हो गया। देखो सर्कुलर डीएनए डुप्लीकेट सी। अब डुप्लीकेशन हो जाने के बाद जो सेल है वो एक्सपांड हो जाएगा, और ये जो दो डीएनए एक ही सेल के अंदर थे उनको सेपरेट कर देगा,
तो सेल बीच में अपने अंदर एक कंस्ट्रिक्शन बना लेगा इस तरीके से, एंड देयर विल बी टू डिफरेंट बैक्टीरियल सेल्स मेड. Okay, so this is one kind of cell division which occurs in bacteria. So highly primitive type of sexual reproduction, if you will say, then this is, like something which is very weird to know about bacteria. But yes, bacteria can also have sexual reproduction. Now आपके दिमाग में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब एग्जैक्टली क्या, ये अगर मैं ऐसे सवाल पूछता हूँ तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें घूमेंगी. Basically, sexual reproduction means contact of two different partners. Okay, so contact of two different partners means यहाँ पे दो अलग अलग बैक्टीरियाज या दो अलग अलग स्ट्रेन्स होने चाहिए. यहाँ पे दो अलग अलग स्ट्रेन्स होते हैं तो एक को हम लोग डोनर बोलते हैं, ठीक है, और दूसरे को हम लोग बोलते हैं टारगेट. अब डोनर और टारगेट के साथ क्या होगा, डोनर और टारगेट साथ में जुड़ जाएंगे. यू कैन सी हियर इज अ ट्यूब गेटिंग फॉर्म. दिस ट्यूब इज नथिंग एल्स बट द कॉन्जुगेशन ट्यूब, बिकॉज ये पूरे प्रोसेस में क्या बन रहा है, दिस इज नथिंग एल्स बट कॉन्जुगेशन गेटिंग. ओके, सो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, कॉन्जुगेशन ट्यूब बन गई एक. ये जो कॉन्जुगेशन ट्यूब बनी, अंदर ये आपको जो दिख रहा है, इस पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज द प्लास्मिड. ओके, अब क्या होगा, यहाँ से आप देख सकते हो, मैं वापस से पीछे जाता हूँ, ये प्लास्मिड सर्कुलर है, दो सर्कल्स है. एक सर्कल जो है ये ब्रेक हो जाएगा और इस ट्यूब से इसके अंदर चले जाएगा. अब इसके अंदर चले गया तो एक प्लास्मिड इधर अंदर बन गया, एक प्लास्मिड का टुकड़ा इधर इधर आ गया. अब यहाँ पे ये दोनों सेल्फ रेप्लिकेट होंगे, रेप्लिकेट होने के बाद नॉर्मल प्लास्टिड बन गया. अब ये स्ट्रेन और ये स्ट्रेन दोनों के कैरेक्टर्स जो है ये एक दूसरे के साथ फ्यूज हो गए. Okay, so this is how a highly primitive type of sexual reproduction is occurring in the bacteria. Okay, now there are certain conditions which are unfavorable conditions. तो ऐसे कंडीशन में बैक्टीरिया सर्वाइव कैसे करेगा, तो ऐसे कंडीशंस में सर्वाइव करने के लिए बैक्टीरिया कम अप विद द आइडिया ऑफ स्पोर्स. ओके, तो जब फेवरेबल कंडीशंस नहीं होते हैं, जब अनफेवरेबल कंडीशंस होते हैं, जैसे वेजिटेशन सूख गया, तो बैक्टीरियल सेल क्या करता है, तो बैक्टीरियल सेल अपने आप को एक स्पेरिकल मास में लेके आता है, कन्वर्ट कर देता है, राइट. और वो स्पेरिकल मास में कन्वर्ट करने के बाद उस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं स्पोर्स. नाउ दीज स्पोर्स कैन टॉलरेट एक्सट्रीम ड्राइनेस. ओके, some cannot be killed even at temperatures of boiling water or frozen ice. मतलब ये कुछ इस तरीके के स्पोर्स भी बनते हैं जो मर ही नहीं सकते, आप कितना भी ये कर लो मरते नहीं है. Now some spores can tolerate even poisonous chemicals, very dangerous thing, poisonous chemicals को भी tolerate कर सकते हैं. The spores can be carried far and wide by various means such as wind, water or contact, anything. अब जब ये फेवरेबल कंडीशंस में आ जाते हैं तो क्या करते हैं, दी स्पोर्स जर्मिनेट. जैसे सीड जर्मिनेशन होता है वैसे स्पोर जर्मिनेट होता है. एक डॉर्मेंट प्रोटोप्लाज्म जो उनका था वो एक्टिव बन जाता है, एंड दे स्ट्रीम आउट ऑफ द रप्चर्ड वॉल इन द फॉर्म ऑफ अ न्यू बैक्टीरिया. ठीक है, लेट अस टॉक अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ इट. अब तक तो बैक्टीरिया के बारे में हम लोग ने हर एक चीज़ डिस्कस कर ली. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द बेनिफिट्स फ्रॉम द बैक्टीरिया. सो गाइस, बैक्टीरियाज आर यूज्ड टू प्रोड्यूस मेडिसिन. लाइक आप एंटीबायोटिक्स, सीरम या वैक्सीन्स के फॉर्म में बैक्टीरियाज का इस्तेमाल होता है. अब ये कैसे इस्तेमाल होता है, लेट अस अंडरस्टैंड दिस पार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज एन एंटीबायोटिक. So basically an antibiotic is a chemical substance produced by a living organism which can stop the growth of some disease producing bacteria and fungi. मतलब एक बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए कोई दूसरा बैक्टीरिया मदद करेगा. तो ये कैसे मदद करेगा, आज के टाइम पे अपने पास बहुत सारे एंटीबायोटिक्स है जो हम लोग बहुत सारे इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल्स आर स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरोमाइसिटिन, टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन. पेनिसिलिन तो आप लोग ने बहुत सुना रहेगा, राइट. अब बैक्टीरिया का यूजफुल रोल कैसे है, क्या है, लेट अस चेक, राइट. सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस पार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल एंटीबायोटिक्स के बारे में देखेंगे. लाइक
Penicillin was produced by Alexander Fleming. Okay, so why did he discover penicillin? The answer is Alexander Fleming observed that some bacteria growing in a culture were destroyed by an accidental contamination of a mold called as Penicillium notatum. अब देखो इसने क्या बोला कि उसने सिर्फ ऑब्जर्व किया कि कुछ बैक्टीरिया जो है, ठीक है, जो एक कल्चर में ग्रो हो रहे थे, उनके ऊपर एक दूसरा बैक्टीरिया ग्रो हो रहा था और वो दूसरा बैक्टीरिया उन बैक्टीरियाज को मार रहा था. ओके, दैट वाज एक्सीडेंटल कंटामिनेशन बट इट वाज हैपनिंग. तो जो बैक्टीरिया मर रहा था दैट वाज स्टेफाइलोकोकाई. ओके, सो पेनिसिलिन ने क्या कर दिया, पेनिसिलिन नोटाटम ने स्टेफाइलोकोकाई को मारना चालू कर दिया. अब उसने जब ये चीज़ ऑब्जर्व की कि भाई पेनिसिलिन, ये पेनिसिलियम नोटाटम ये स्टेफाइलोकोकस को मार रहा है, तो इसने क्या कर दिया, उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया से एक दवाई बना ली और उस दवाई का नाम दे दिया पेनिसिलिन. ठीक है. सो द नेक्स्ट एंटीबायोटिक वाज स्ट्रेप्टोमाइसिन. इट वाज डिस्कवर्ड बाय सेलमैन वॉक्समैन. नाउ द वे वाज सिमिलर. ओके, but यहाँ पे the source of bacterium was Streptomyces griseus. So we have a strain over here of Streptomyces griseus. Now let us understand the criteria for a good antibiotic. Good antibiotic कौन होता है? Good antibiotic should be able to kill a variety of disease producing or microorganism. ऐसा ही नहीं कि सिर्फ एक ही को मार सकता है. It should be having a variety of means it should be having an ability to kill a variety of disease producing microorganism. Now it should not produce undesirable side effect. देखो आज के टाइम पे आप कोई भी दवाई का साइड इफेक्ट पसंद नहीं करते हो, सो बेसिकली एंटीबायोटिक का साइड इफेक्ट कैसे कोई पसंद करेगा. इट शुड नॉट किल एनी नॉर्मल बैक्टीरिया ऑफ द होस्ट. कुछ बैक्टीरियाज अपने बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं, दे आर नॉर्मल, सो द एंटीबायोटिक शुड नॉट किल दैट. What are the other uses of antibiotics? They can be used as food preservation, especially for fresh meat and fish. They can be used for treating animal feed. Okay, they can be used for controlling plant pathogens. So guys, I'll just request you all कि ये पार्ट पे आप पॉज कर देना और ये सारे जो क्राइटेरियाज है एंड अदर यूजेस ऑफ एंटीबायोटिक्स आप नोट कर लेना, विच विल बी अ काइंड ऑफ योर नोट्स. Now let us talk about serums. You must have heard about serum. You know विटामिन ई का सीरम आता है, इसका सीरम, उसका सीरम. सीरम बहुत सुना रहेगा आपने. कुछ फेशियल के लिए भी सीरम यूज़ करते हैं, हेयर ऑयल के लिए सीरम यूज़ करते हैं. So what is this serum basically? So serum contains antitoxins. Antitoxins मतलब क्या? See guys, you people must be knowing about toxic substances, मतलब harmful substances. ये antitoxin है. Means what? These are killing that harmful substances. Okay. Now, serums are used as a preventive measure against the bacterial invasion. Bacteria ना आए इसके लिए एक preventive measure करके रखा है. अब सीरम प्रिपेयर करने के लिए what we need to do? We need a very small dose of the bacterial toxin. मतलब जो harmful bacteria है वो हम लोग को चाहिए, and we introduce this bacterial toxin in the blood of an healthy animal such as a horse or a cow. ठीक है, तो जनरली हम लोग हॉर्स के अंदर ये डालते हैं, राइट, द बैक्टीरियल टॉक्सिन डालते हैं. अब हॉर्स की बॉडी ये एंटीटॉक्सिन, देखो एकदम स्मॉल अमाउंट है, एकदम स्मॉल डोज है, मतलब हॉर्स की बॉडी, हॉर्स को कुछ होने नहीं वाला है, हॉर्स मरने नहीं वाला है. ठीक है, एकदम स्मॉल डोज हम लोग यूज़ करते हैं. और ये जो स्मॉल डोज होता है इससे हॉर्स की बॉडी एक एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है. मतलब हॉर्स की बॉडी ये टॉक्सिन के अगेंस्ट कुछ सेल्स प्रोड्यूस करते हैं और वो सेल्स को हम लोग बोलते हैं एंटीटॉक्सिन्स. ठीक है, तो अपना काम क्या रहता है कि हम लोग सिर्फ उसके अंदर से सेवरल इंजेक्शंस देने के बाद वो जो टॉक्सिन है वो ब्लड से निकाल लेते हैं. जब टॉक्सिन ब्लड से निकाल लेते हैं तो हम लोग को पता चलता है कि भाई ये जो ब्लड के अंदर अब एक लिक्विड बन चुका है, स्ट्रॉ कलर्ड लिक्विड. जब उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो ब्लड के अंदर के सारे सेल्स नीचे और ऊपर एक स्ट्रॉ कलर्ड लिक्विड आ जाता है, एंड दैट लिक्विड
is called as a serum, okay, which contains the cells which are which will be acting as antitoxins, okay. अब जनरली ये सेम मेथड यूज करते हैं स्नेक बाइट के बाद. यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट वेनम एंड एंटी वेनम, okay. So antivenom is nothing else, it is prepared by this particular thing. If we will talk about मुंबई में ये कहाँ बनता है, तो मुंबई में एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है हैफकिंस इंस्टीट्यूट. हैफकिंस इंस्टीट्यूट मुंबई में एक ब्रांच है, एक मेन उनका ब्रांच है पूना में. तो पूना की जो ब्रांच है वहाँ पे हॉर्स के ऊपर ये काम करते हैं और स्नेक्स के ऊपर, ऐसे मतलब स्नेक के वेनम जो है उनके ऊपर एंटी वेनम बनाए जाते हैं. सो जनरली सीरम जो है ये पॉसिबल हो चुके हैं नाउ बाय प्रोड्यूसिंग लाइक जेनेटिक इंजीनियरिंग के बेसिस पे ये पॉसिबल हो चुका है. देयर इज एन ब्यूटीफुल बैक्टीरिया कॉल्ड एज एस्चेरिशिया कोलाई, ठीक है, ई कोलाई जिसको हम लोग बोलते हैं. अब ये जो ई कोलाई है ये एक पर्टिकुलर एंजाइम प्रोड्यूस करता है, या फिर एक ऐसा बैक्टीरिया है जहाँ पे आप बहुत सारे काम करा सकते हो इस बैक्टीरिया से. एंड इनफैक्ट यहाँ पे जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से हम लोग इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं. You must have heard about insulin hormone, right? So insulin hormone is produced by E. coli. It was first produced by E. coli. Okay. Now let us talk about serums more. There are few serum compounds which are produced by genetically modified bacteria. So first of all, blood clotting factor 8 जो हीमोफीलिया के ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है, हीमोफीलिया ए के ट्रीटमेंट के लिए. द सीरम ऑफ इट इज मेड अप बाय मॉडिफाइड बैक्टीरियाज, ओके, बाय जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया. फैक्टर 9 ये जो सीरम है ये हीमोफीलिया बी के लिए यूज होता है. वैक्सीन्स की बात करेंगे. वैक्सीन इज एनी जर्म और जर्म सब्सटेंस introduced into the body for developing resistance to the particular disease. Now guys, let us understand vaccine in detail. अब बेसिकली एक बात बताओ, कोई एक पर्टिकुलर सेल है, ठीक है, एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया है जो आपके बॉडी में आता है और आपके बॉडी के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा तबाही मचा रहा है, आपको बहुत ज़्यादा बीमार कर रहा है. जैसे हम लोग बात करते हैं कोरोना वायरस की, ठीक है. अब कोरोना वायरस इंसानों की इतनी सारी डेथ्स हो रही है, इतने सारे लोगों को मार रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग इसमें से ट्रीटमेंट होके बाहर भी आ रहे हैं, जिंदा बच रहे हैं. तो ये बेसिकली कोरोना वायरस से हम लोग बच कैसे रहे हैं. अब गाइस देखो, बेसिकली होता क्या है, वैक्सीन बना लिए तो फिर कोरोना वायरस इन फ्यूचर कभी भी किसी को तकलीफ नहीं देगा, लेकिन ये वैक्सीन बनानी कैसी है. Understand this part. Your body contains a particular immune system. Now that immune system comprises of certain cells called as antibodies. Now these antibodies have the capacity to fight any kind of cell, any kind of foreign cell, any kind of bacteria, any kind of viruses. But there are certain bacteria and viruses which are very much harmful. तो आपके जो antibodies है they are unable to fight against them. वो नहीं fight कर पाते because they have no plan according to it. See, if corona would have affected people with a proper plan, like if people would have been aware कि boss corona is so much deadly, people would have taken precautions. Where people are taking precautions who are educated like you and me. लेकिन कुछ जाहिल लोग हैं जो बाहर अभी भी ऐसे ही घूम रहे हैं बिना मास्क के, बिना ग्लव्स के, बिना सैनिटाइजर्स के, तो वो लोग ऐसा सोचते हैं कि कोरोना क्या है, कुछ भी नहीं है, एक कुछ दिखता तो है नहीं यार, कुछ नहीं है, बस अफवाहें हैं, कोरोना से कुछ होगा नहीं. लेकिन ऐसा कुछ नहीं है गाइस. सावधानी रखने से सबका फायदा हो रहा है. सी बिकॉज लोग मर क्यों रहे, क्योंकि किसी की भी बॉडी इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है, किसी की भी बॉडी इस चीज़ के लिए डेवलप नहीं हुई है. सो डेवलप होने ज़रूरी है. आज की डेट में अगर हम बोलेंगे पोलियो इज ऑल्सो वायरस, बट वाई नो बडी इज गेटिंग अफेक्टेड बाई पोलियो दैट मच,
बिकॉज पोलियो के लिए वैक्सीन है, तो ये वैक्सीन बनी कैसे? वैक्सीन बनाने का एक सिंपल सा तरीका, मैंने क्या बोला कि कोरोना से हम लोग क्यों अफेक्ट हो रहे हैं? बिकॉज अपनी बॉडी उसके लिए रेडी नहीं है। तो सबसे बेस्ट थिंग है कि अपनी बॉडी को उसके लिए रेडी कर लो। नाउ हाउ टू मेक अवर बॉडी रेडी फॉर इट? वेरी सिंपल थिंग, जो वायरस है उस वायरस को अधमरे कंडीशन में, आई एम टेलिंग अबाउट अधमरा कंडीशन, मतलब वीक वायरस, उस वायरस को वीक करके बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करना। ठीक है, अब जैसे ही आप उस बॉडी को अंदर इंट्रोड्यूस करते हो, आपके एंटीबॉडीज, आपकी इम्यून सिस्टम क्या करती है? आपकी इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट में एक प्लान बनाती है। देखो, जब वो पावरफुल रहता है वायरस, at that point your immune system does not even get an opportunity to make some antibodies, it doesn't even get an opportunity to make some kind of plan, right? But if we will talk about a weak virus entering into the body, our immune system creates an antibody against it, and once it creates an antibody against it, डन। एक बार प्लान रेडी हो गया, एक बार बन गया प्लान, उसके बाद इन फ्यूचर कभी भी वो वायरस आ जाए, अपनी बॉडी को मालूम है, सी अवर बॉडीज इम्यून सिस्टम हैज अ मेमोरी, वेरी शार्प मेमोरी। आप पढ़ाई की हुई चीज़ भूल सकते हो, आपके एंटीबॉडीज नहीं भूलते, आपका इम्यून सिस्टम नहीं भूलता। उनको याद रहता है, इम्यून सिस्टम को याद रहता है कि कौन सा वायरस आया था, कौन सा बैक्टीरिया आया था, मुझे इसके अगेंस्ट क्या काम करना है। सो बेसिकली वैक्सीन होता क्या है? वैक्सीन कुछ भी नहीं, वैक्सीन एक जर्म है, मतलब एक बैक्टीरिया या फिर एक वायरस है जो अपन अपने बॉडी के अंदर डालते हैं, राइट? और वो क्यों डालते हैं? बिकॉज इट डेवलप्स रेजिस्टेंस टू दैट पर्टिकुलर डिजीज, राइट? सो वैक्सीन्स विच आर अवेलेबल फॉर वैरायटी ऑफ डिजीजेस, कॉलेरा के लिए वैक्सीन अवेलेबल है, टाइफॉइड के लिए वैक्सीन अवेलेबल है, चिकन पॉक्स के लिए वैक्सीन अवेलेबल है, मीजल्स के लिए भी है। ये वैक्सीन अवेलेबल है, हम लोग लेते हैं नहीं लेते हैं बात अलग है। लेते हैं तो हम लोग को इनमें से कोई भी बीमारी नहीं होती, जनरली वी डोंट टेक इट, राइट? नाउ what happens on injecting them into the body? The person gets the disease in a mild form. See, whenever you get an vaccination, you feel sick for some time. आपको एक दिन के लिए बुखार आ सकता है, माइल्ड बुखार रहता है लेकिन आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपकी बॉडी एंटीबायोटिक्स बना रही है। वी कैन कॉल देम एज एंटीटॉक्सिन्स एज वेल, ओके? तो ये एंटीटॉक्सिन्स इम्यूनिटी देता है फॉर फ्यूचर अटैक, जो हम लोग ने अभी डिस्कस किया उसके बारे में। सो एंटीटॉक्सिन्स, a substance produced in animal bodies which reacts with the poison or toxin produced by the invading germs. Now there are two common vaccines obtained by growing bacteria, and those two common vaccines are like, either we can introduce the killed bacteria into it, okay, or we can introduce a living weakened bacteria into it, okay. Now let us talk about toxoids. Toxoids are inactivated toxins of the particular bacteria which can stimulate the production of respective antibodies, such as those producing immunities against diphtheria and tetanus. Again guys, understand this part. Toxoids are inactivated toxins, मतलब ये एक्टिव नहीं है, ये weakened है, but it is of the particular bacteria which can still stimulate the production of the respective antibodies. मतलब ये toxoids are nothing else but vaccinations only, vaccines ही है, right? But vaccines में आप either dead या फिर weakened, live weakened दोनों डाल सकते हो। यहाँ पे live रहता है, inactivated रहता है, इतना ही फर्क है। अब let us talk about certain bacteria called as nitrogen fixing bacteria. This is another segment, plants के लिए बहुत ज़रूरी है। Now you people must be knowing that the nitrogen which is present in the air, it is not directly usable by the plants or by the animals.
तो बैक्टीरियाज कुछ होते हैं, कुछ सॉइल के अंदर कुछ बैक्टीरियाज होते हैं कॉल्ड एज राइजोबियम। वो राइजोबियम क्या करता है, जो एयर के अंदर नाइट्रोजन है, ठीक है, वो नाइट्रोजन को ये फिक्स करा देता है और रूट्स के थ्रू प्लांट तक पहुंचाता है. Let us understand this part, how it is happening. Okay, so nitrogen in the air, there is a bacteria present in the soil called as rhizobium. ये बैक्टीरिया बेसिकली इस नाइट्रोजन को ब्रेक करता है इनटू नाइट्रेट्स. यू कैन हैव आइदर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड. ओके, दीज आर नाइट्रेट्स. अब ये नाइट्रेट्स सॉल्युबल फॉर्म है, ये यूजेबल फॉर्म है बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स. सो ये प्लांट्स के पास जाएंगे और प्लांट्स जैसे ही यहाँ पे गए, मतलब इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन, कन्वर्जन नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स इज कॉल्ड एज नाइट्रिफिकेशन. ये नाइट्रिफिकेशन हो गया, उसके बाद ये प्लांट जो है, ये लीव जो है, ये एनिमल्स की बॉडी में चली जाती है. ओके, सो दिस इज हाउ nitrogen fixation is done by bacteria. Now there are certain bacteria called as denitrifying bacteria. Now denitrifying bacteria basically करते क्या है? देखो, एक था नाइट्रोजन फिक्सेशन, अब दूसरा आ गया denitrifying. Means what? These bacteria will convert the nitrates into nitrogen gas, and that nitrogen gas will be sent into the atmosphere. Okay, now let us understand the role of bacteria in industries. Now guys, bacteria का जो रोल है इन इंडस्ट्री, लेट अस अंडरस्टैंड दिस. बहुत ही एक्सटेंसिव यूज होता है बैक्टीरियाज का इंडस्ट्री में. वन ऑफ द यूजेस वी हैव जस्ट सीन, दैट इज इन मेडिसिन्स. ओके, but apart from medicines there are several other uses also. Let us understand the two more uses out of the several other uses. फर्स्ट इज, जो डिफरेंट फ्लेवर्स आते हैं टी के, चाय के जो अलग अलग फ्लेवर्स है, इट इज प्रोड्यूस बाय सर्टेन बैक्टीरिया. दिस इज टर्म्ड एज टी क्यूरिंग. ओके, एंड अदर थिंग इज लेदर जो रहते हैं, लेदर बैग्स वगैरह, लेदर बेल्ट्स, लेदर वॉलेट्स, ये लेदर को टैन किया जाता है. लेदर टैनिंग जो होती है, ये जनरली तो सनलाइट में होती है, but there can be certain bacteria which can be used for this, which will make the leather very much soft, and we can just mold it as we want. Now we will talk about spoilage of food by bacteria. Now many bacteria spoil the cooked food. Okay, like milk, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इनको भी खराब कर देता है बैक्टीरिया. इस प्रोसेस को हम लोग फर्मेंटेशन बोलते हैं, और ये जनरली समझ में होता है. तो फर्मेंटेशन ना हो, बैक्टीरिया का इफेक्ट ना हो और खराबी ना आए, इसके लिए हम लोग सब्सटेंसेस को कहाँ रखते हैं? फ्रिज में रखते हैं. ठीक है, अब ये स्पॉइलेज अगर होता है तो अपने को क्या हो सकता है? वी कैन सफर बाय फूड पॉइजनिंग. नाउ इन फूड पॉइजनिंग देयर इज वन इम्पॉर्टेंट टर्म विच वी नीड टू अंडरस्टैंड. That important term is botulism. Now botulism is a very serious food poisoning जो कुछ स्पेशल बैक्टीरियाज के वजह से होता है. ओके, जो टिन्ड और सील्ड फूड कंटेनर्स में, मतलब सील्ड फूड जो आता है, रेडी टू ईट वाले पैक्स जो रहते हैं, उनमें जो बैक्टीरियाज मिलते हैं, उससे बोटुलिज्म हो सकता है. ओके, सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ इट. तो प्रिजर्वेशन जो होना चाहिए वो एक डिजीज फ्री और जर्म फ्री बैक्टीरियाज के कंडीशंस में होना चाहिए. ये बहुत ज़रूरी होता है. ओके, नाउ फूड प्रिजर्वेशन कैन बी बॉट बाय सेवरल मेथड्स. जैसे बॉइलिंग कर सकते हैं फूड प्रिजर्व करने के लिए, सॉल्ट डाल सकते हैं, डिहाइड्रेट कर सकते हैं, इरेडिएशन कर सकते हैं, पैस्चराइजेशन कर सकते हैं. जो पैस्चराइज मिल्क आते हैं, मिल्क टेट्रापैक्स आते हैं, दे आर पैस्चराइज. ओके, रेफ्रिजरेट कर सकते हैं, एंड you can add strong concentrations or chemicals, so this is how preservation can be done. So boiling or heating at high temperatures, we will talk about it. It is also called as sterilization. Okay, sorry guys, ये पीछे से आपको मुर्गे की आवाज़ बहुत बार आएगी, चिकन डिनर की आवाज़ आ जाएगी, बट क्या करें, आई एम रिकॉर्डिंग इट अर्ली मॉर्निंग, सो थोड़ा बहुत पीछे से आवाज़ आएगा ही. नाउ बॉइलिंग,
इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टेरिलाइजेशन। ये बहुत सारे बैक्टीरियाज को मार देता है एक्सेप्ट देयर स्पोर्स। अगर स्पोर्स है तो हमने स्टार्टिंग में देखा था बैक्टीरिया स्पोर्स वाले बैक्टीरियाज नहीं मरते, ठीक है। सो हायर टेम्परेचर्स अबाउट 110 डिग्री सेल्सियस at an increased pressure in a pressure cooker or in an autoclave kill the spores as well. Okay, the canning industry employs heating to kill bacteria before packing and sealing food. जो कैनिंग इंडस्ट्री होती है, हमने जस्ट पढ़ा था कि बॉटुलिज्म जो होता है वो कैंड फूड्स के वजह से होता है, कैंड फूड के अंदर मिलने वाले बैक्टीरियाज के वजह से होता है। तो वहाँ पे बैक्टीरियाज ना रहे इसके लिए कैनिंग इंडस्ट्री क्या करती है, हीट करती है सो दैट बैक्टीरियाज टोटली मर जाए बिफोर पैकिंग एंड सीलिंग द फूड। ओके, सॉल्टिंग इज अनदर मेथड। सॉल्टिंग ये मेथड को हम लोग बहुत बार बोलते हैं क्यूरिंग। ओके, सो सॉल्टिंग मेथड ये बहुत ही लंबे टाइम तक इसको रख सकते हैं। पिकल्स को सॉल्ट किया जाता है, मछलियों को सॉल्ट किया जाता है टू जस्ट प्रिजर्व इट बाय बायोडिग्रेडेशन। ओके, now moving ahead, there is one more method called as dehydration or drying. So many microorganisms cannot grow without water. So bacteria ही नहीं, बहुत सारे microorganisms तो पानी के बिना सर्वाइव ही नहीं कर सकते। तो सर्वाइव नहीं कर सकते तो इसके लिए क्या किया जाता है, हम लोग उनको ड्राई करते हैं, डिहाइड्रेट कर देते हैं। ओके, सो डिहाइड्रेट करने के बाद उनके ऊपर काफ़ी अच्छे टाइम तक, लंबे टाइम तक उनको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ये जो दाल वगैरह रहते हैं, ग्रेन्स वगैरह देखते हो आप लोग, दीज आर नथिंग एल्स बट डिहाइड्रेटेड थिंग्स। ड्राइड पाउडर मिल्क इज एन एक्सेलेंट एग्जाम्पल। आपने पाउडर मिल्क सुना ही होगा, दैट इज एन एक्सेलेंट एग्जाम्पल। इरेडिएशन, रेडियो एक्टिव रेज पास करने हैं। ओके, बट ये एक्टिविटी इतनी ज़्यादा यूज़ में नहीं है। क्यों यूज़ में नहीं है? बिकॉज ये रेडिएशंस कहीं ना कहीं आपके बॉडी को भी हार्म कर सकते हैं, ऐसा हमें लगता है, और लगता ही नहीं है, एक्चुअल में भी होता है, थोड़े बहुत हार्म्स करते हैं। ओके, तो बेसिकली अल्ट्रावायलेट लाइट आप यूज़फुल है बहुत ही ज़्यादा। स्टेरलाइज एयर को करने के लिए काफ़ी काम आता है, नॉट इवन इन स्कूल्स, फैक्ट्रीज और हॉस्पिटल्स, बट इट इज़ ऑल्सो यूजफुल इन किलिंग द मोल्ड स्पोर्स इन द बेकरीज। ओके, moving ahead, pasteurization. Pasteurization is a technique of partial sterilization applied usually to the milk. जो टेट्रा पैक मिल्क आता है दैट इज पास्चराइज्ड मिल्क। तो बेसिकली ये मेथड में करते क्या है, ये मेथड में हीट किया जाता है टू अ टेम्परेचर ऑफ अबाउट 60 डिग्री सेल्सियस, 30 मिनट्स के लिए हीट करते हैं और उसके बाद इमीडिएटली उसको चिल किया जाता है। सो पैस्चराइजेशन जो है ये बहुत ही मेजॉरिटी ऑफ द बैक्टीरियाज को मार देता है, इंक्लूडिंग द डिजीज कॉजिंग वंस आर आल्सो किल्ड इन इट। ओके, नाउ मूविंग अहेड, पैस्चराइजेशन पूरी तरीके से दूध को स्टेरलाइज नहीं करता, थोड़े बहुत मिल्क स्टोरिंग बैक्टीरियाज में बी प्रेजेंट, इसके लिए उनके ऊपर एक एक्सपायरी डेट लिखी हुई रहती है विच इज़ 270 डेज इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर हम लोग रेफ्रिजरेशन की बात करेंगे, दैट इज कोल्ड टेम्परेचर, तो बहुत सारे बैक्टीरियाज ग्रो नहीं कर सकते फ्रीजिंग पॉइंट के बाद। तो अगर फ्रीजिंग पॉइंट की बात करेंगे तो हम लोग बहुत सारे चीज़ों को रेफ्रिजरेशन में स्टोर करके रखते हैं। ओके, either the refrigeration can be in a domestic refrigerator or it can be in a deep freezer. Okay, so moving ahead, strong concentrations and chemicals, that is, आपने देखा रहेगा पिकल जो रहता है उसमें बहुत ज़्यादा भर भर के ऑयल डाला रहता है, दैट ऑयल इज जस्ट फॉर प्रिजर्वेशन। सो ऑयल मेक्स स्ट्रॉन्ग कॉन्सेंट्रेशन। जैम्स और जो पिकल्स है वो इजीली स्पॉइल्ड नहीं होते, बेसिकली स्पॉइल ही नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में शुगर होता है। ओके, और उनमें कभी कभी बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में सॉल्ट होता है। तो ये इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन जो रहता है इट कॉजेस प्लास्मोलाइसिस। नाउ व्हाट इज प्लास्मोलाइसिस? Anybody who knows it? प्लास्मोलाइसिस बेसिकली जो अंदर प्लाज्मा है, ठीक है, वो प्लाज्मा को, मतलब वो जो अंदर फ्लूइड है उसको ब्रेक कर देना। अब ये उसको ब्रेक कैसे होता है? दिस इज कॉल्ड एज हाइपरटोनिक सोल्यूशन। बेसिकली इट इज अ प्रोसेस वेयर द सेल्स लूज वाटर इन एन हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक मतलब क्या? सी गाइस,
टोनोसिटी ऑफ टॉनिक और टॉनिक, ये जो वर्ड है, इट इज रिलेटेड टू concentration. Okay, now if it is related to concentration of what? Concentration of solutes. Concentration of solutes. Okay, solute मतलब जो substances लिक्विड के अंदर प्रेजेंट है वो सब्सटेंसेस को आप सॉल्यूट बोलोगे. तो हाइपर मीन्स मोर नंबर ऑफ सॉल्यूट. अगर सॉल्यूट बहुत ज़्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा, थोड़ा बहुत जो बचा कुचा पानी है अगर वो उधर से बाहर निकल गया, वो पानी है जो थोड़ा बहुत बचा कुचा है वो वहाँ से निकल गया, तो वो सेल क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से सूख जाएगा. राइट. अब ये क्यों होता है? एक सिंपल सी बात है. आप लोग जब हाथ आपका पानी के अंदर डालते हो, नमक वाला पानी ले लेना, ठीक है, या फिर ठंडा पानी ले लेना, ठंडे पानी में आपका हाथ डाल के रखना बहुत देर के लिए, आप देखोगे कि आपके स्किन के ऊपर ना व्रिंकल्स आ जाते हैं. हाथ की स्किन जो रहती है फिंगर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा व्रिंकल्स आते हैं. ये व्रिंकल्स क्यों आते हैं? क्योंकि आपके बॉडी के अंदर जितने भी सल्यूट्स है और बाहर नमक वाले पानी के अंदर जो सल्यूट्स है, नमक वाले पानी के अंदर सल्यूट कम है, आपके बॉडी के अंदर सल्यूट ज़्यादा है. तो बेसिकली होता क्या है कि आपके सेल के अंदर से पानी जितना भी है वो बाहर चले जाता है, और वो बाहर चले जाने की वजह से आपका जो स्किन रहता है वो व्रिंकल्ड हो जाता है. सो इसी को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस. और प्लाज्मोलाइसिस अगर बैक्टीरियल सेल के साथ हो गया तो वो बैक्टीरियल सेल को मार देगा. ओके, आप देख सकते हो किस तरीके से ये सूख गया. ओके, so sometimes we can also add preservatives such as sodium benzoate, जो टिन फूड के ऊपर हम लोग यूज कर सकते हैं, स्क्वैशेस के ऊपर यूज कर सकते हैं. नाउ बैक्टीरियल डिजीजेस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. प्लांट्स में हम लोगों को ब्लैक रॉट दिखता है मस्टर्ड एंड कॉलीफ्लावर में. ओके, जिसको और काउपी ये प्लांट में अपने को बैक्टीरियल ब्लाइट दिखता है. एनिमल्स में दो कॉमन बैक्टीरियल डिजीजेस है in the cattles. One is anthrax, that is swelling on body and reduced milk yield, and tuberculosis, that is lungs get affected, you have a dry husky cough. In human beings, bacterial diseases are as follows. You can have tuberculosis, you can have cholera, a person can have tetanus, a person can have pneumonia, a person can have diphtheria, a person can have typhoid fever. So these are the bacterial diseases which can be obtained in human beings. Okay. Now bacteria can also be used as a bioweapon. Now what is bioweapon? एक बैक्टीरिया को जानबूझ के किसी एरिया में स्प्रेड कर देना सो दैट वहाँ पे लोग मरते जाए, उसका इलाज किसी के पास भी नहीं हो एक्सेप्ट टू दैट पर्टिकुलर पर्सन हु हैज स्प्रेड दैट. So bioweapon is basically, you can say, a bacterial germ bomb. Okay, such as anthrax bacteria जो एक epidemic फैला चुका था. So this is nothing else but an bioweapon. Okay, now we are going to start with economic importance of fungi. So bacterias हो चुके. बैक्टीरियाज हुए तो बैक्टीरियाज में हम लोग ने क्या क्या देखा, लेट अस जस्ट रिकैप. हम लोग ने ये देखा कि बैक्टीरियाज कौन से टाइप के होते हैं, बैक्टीरियाज का स्ट्रक्चर कैसा है, शेप कैसा है, साइज कैसा है. देन वी टॉक्ड अबाउट बैक्टीरियाज विच आर यूजफुल. देन वी टॉक्ड अबाउट बैक्टीरियाज विच आर हार्मफुल एज वेल. Okay, we have even considered making of antibiotics, serums and vaccines. Okay, and now we are going to start with economic importance of fungi. But before we begin with economic importance of fungi, again the same part. फंजाई को स्टार्ट करने के पहले, जैसे बैक्टीरिया को स्टार्ट करने के लिए देखा था कि बैक्टीरिया कौन सी कैटेगरी में आता है, फंजाई का कैटेगरी भी वैसा ही है. ये प्लांट किंगडम में नहीं आता. क्यों नहीं आता? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल नहीं है, उसमें रूट नहीं है, उसमें स्टेम नहीं है, उसमें लीफ नहीं है, उसमें फ्लावर भी नहीं है. राइट. बट बैक्टीरियाज के कंपैरिजन में यहाँ पे ये यूकैरियोटिक है, मतलब इसमें एक प्रॉपर न्यूक्लियस होता है. And this is multicellular. Bacteria were unicellular, prokaryotic. Fungi are multicellular with a true nucleus, and they are eukaryotic. Okay, so
मूविंग अहेड विद दिस पार्ट, मोल्ड्स, राइजोपस। देखो गाइस कंफ्यूज नहीं होना, बैक्टीरियम था एक नाइट्रोजन फिक्सिंग वाला, उसका नाम था राइजोबियम, और इसका नाम क्या है, राइजोपस। अब गाइस एक चीज याद रखना, राइजो मीन्स रूट्स, मतलब वो अगर रूट से एसोसिएटेड था इसके लिए उसका नाम राइजोबियम था। तो मोल्ड ये जो राइजोपस है ये भी कहाँ से एसोसिएटेड होगा, ये भी रूट से एसोसिएट होगा, इसके लिए इसका नाम क्या है, राइजोपस। लेकिन ये रूट से एक्चुअल में एसोसिएटेड नहीं होता, इसका जो स्ट्रक्चर है, इसके स्ट्रक्चर में नीचे की तरफ कुछ रूट लाइक स्ट्रक्चर्स रहते हैं, इसके लिए इसको राइजोपस बोलते हैं। सो इट इज द कॉमन ब्रेड मोल्ड, ओके, जो आपको दिख सकता है, फंगल इन्फेक्शन आ जाता है। नाउ दिस पर्टिकुलर this particular fungi, that is rhizopus, not only grows on bread but it also grows on any kind of organic matter, whether it might be fruit, it might be animal dung or leather goods, कहीं पे भी मिले, बस वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट मिलना चाहिए, ये ग्रो हो जाएगा। इसके अंदर होता क्या है, इसमें एक नेटवर्क रहता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स का, जिनको हम लोग बोलते हैं हाइफे, और उनका जो एंटायर मास रहता है थ्रेड्स का, उसको बोला जाता है माइसीलियम। ठीक है, तो अगर हम लोग इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे, आपको दिख रहा है नीचे थोड़े बहुत रूट लाइक स्ट्रक्चर्स है, ये जो रूट लाइक स्ट्रक्चर्स है, ये जो नीचे जो डंडियां चल रही है, दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज, entire mass is called as mycelium, and the single thread like structure is called as hyphae. Okay, it is called as hyphae. Okay. So ऊपर की तरफ आपको थोड़े बहुत स्पोर्स दिखेंगे, और स्पोर बेरिंग सैक को बोलते हैं स्पोरेंजियम। हाइफे नीचे की तरफ है और एंटायर स्ट्रक्चर को, क्लस्टर को बोलेंगे माइसीलियम। तो यही स्टेटमेंट हम लोग फिर से लिख रहे हैं, बट देयर इज वन एक्स्ट्रा स्टेटमेंट ओवर हियर, they secrete certain enzymes which digest the food in the bread substratum, okay, जिसको हम लोग बोलेंगे एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन, और वो उसको एब्जॉर्ब करता है। सो बेसिकली आप नीचे देख सकते हो, यहाँ से डाइजेस्टिव एंजाइम आएगा और वो उसको ब्रेक कर देगा और उसको खा लेगा। सो मोल्ड्स का रिप्रोडक्शन कैसे होता है, रिप्रोडक्शन इन द ब्रेड मोल्ड इज बोथ असेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल। देखो ये यूकैरियोटिक है, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा, लेकिन पहले बैक्टीरियाज में सिर्फ और सिर्फ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा था। ओके, मूविंग अहेड, asexual reproduction starts within a few days of the mycelium. Some hyphae become erect, sporangiophores बन जाते हैं और टिप्स के यहाँ पे swell हो जाते हैं। The swollen tip is called as sporangium that turns dark as the spores inside it gets mature. ठीक है, थोड़े बहुत करके वो कलरेशन चेंज हो जाएगा, और जो स्पोरेंजियम है वो बर्स्ट ओपन हो जाएगा, उसके अंदर से स्पोर्स निकलेंगे और वो हवा के साथ इधर उधर चले जाएंगे। जहाँ पे वो गिरेंगे वहाँ पे अगर सूटेबल सबस्ट्रेटम मिल गया, एक अच्छा कंडीशन मिल गया वार्मथ और मॉइस्चर का, तो वो वहाँ पे नया माइसीलियम बनाएंगे और वहाँ पे वो कॉलोनाइज करेंगे। तो दिस इज असेक्सुअल मीन्स। नाउ लेट अस टॉक अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये कॉन्जुगेशन के थ्रू होता है। बैक्टीरिया में भी एक प्रिमिटिव रिप्रोडक्शन देखा था कॉन्जुगेशन टाइप का, इधर भी एक है कॉन्जुगेशन टाइप का। द टू हाइफे कम टू लाई साइड बाय साइड and give out processes which behave like male and female parts to produce gametes which fuse together to form a zygote in between. देखो बेसिकली क्या हो गया, यहाँ पे दो हाइफेज जो है वो साइड बाय साइड रहेंगे, ठीक है, one behave like the male, one behave like the female, and they produce the gametes and they fuse together to form a zygote. This is one hypha, this is another hypha, they came together, एक ने मेल की तरह काम किया, दूसरे ने फीमेल की तरह काम किया, गैमेट्स बनाए, गैमेट्स बनाने के बाद जाइगोट बन गया एंड डन। ओके, तो ये गैमेट्स बन गए, जाइगोट बन गया। अब जो जाइगोट है ये एनलार्ज हो जाएगा और इसके ऊपर एक कवरिंग आ जाएगी, एक वॉर्टिस स्किन आ जाएगी। वॉर्टिस स्किन मतलब एक स्केली स्किन आप बोल सकते हो, दाने दाने उसके ऊपर रहेंगे। अब इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाइज
पैदा हो जाएंगे, यहाँ पे डिवीजन हो जाएगा, एक स्पोर बन जाएगा। और जब ये स्पोर, जिसको हम लोग बोलेंगे जाइगोस्पोर, ये जाइगोस्पोर के अंदर से एक बॉडी फॉर्म होगी जिसको बोलेंगे प्रोमाइसीलियम। ठीक है। अब जैसे ही हवा वगैरह आएगी, ये यहाँ से उड़ के चले जाएगा, डिस्पर्स हो जाएगा, और जहाँ पे भी गिरेगा वहाँ पे ये जर्मिनेट हो जाएगा, और जर्मिनेट होके नया फंजाई बनाएगा। There is one more fungus which we are very much familiar about. It is called as yeast. Yeast are generally in the form of separate spherical cells. There are several species of yeast. Genus का नाम है Saccharomyces. Okay. Yeast मतलब बेकर्स ईस्ट भी बोलते हैं, जो केक्स वगैरह को फ्लफी बनाने के काम में आता है. All yeast are one celled fungi. मतलब ये कैसे हैं? यूनिसेल्युलर है. Okay. They occur either singly or in the form of budding chains. या इधर buds में भी रहेंगे या फिर single रहेंगे. Yeast freely मिलते हैं in the atmosphere. They readily grow on all kind of sugar solutions in any plant exudations containing sugar. जहाँ पे भी शुगर आएगा यहाँ पे ईस्ट ग्रो हो सकता है. ये ग्रेप्स के ऊपर बहुत इजीली ग्रो होता है. ठीक है. स्ट्रक्चर कैसा होता है ईस्ट का? ईस्ट का जो सेल है वो ओवल रहता है या फिर ओवॉइड रहता है इन शेप. इट हैज अ डिस्टिंक्ट सेल वॉल एंड अ न्यूक्लियस. अब देख सकते हो न्यूक्लियस भी डिस्टिंक्ट है, सेल वॉल भी डिस्टिंक्ट है. There may be one or more vacuoles in the cytoplasm. अच्छा guys, cell wall in bacteria were made up of which particular substance? Yes, just recollect. The answer to it is peptidoglycan. The answer to it is what? Peptidoglycan. I hope you have noted this as well because it is important. Okay. Moving ahead, nutrition in the yeast. Nutrition in the yeast. Yeast cell can directly absorb simple sugar. Okay. बट अगर हम लोग सुक्रोज की बात करते हैं या फिर गन्ने की बात करते हैं, शुगर केन की बात करते हैं, तो वहां से पहले तो शुगर केन के अंदर की जो शुगर है सुक्रोज, उसको ब्रेक करना पड़ेगा इनटू सिंपल शुगर दैट इज ग्लूकोज, और उसके बाद एब्जॉर्ब करना पड़ेगा. तो ये ब्रेकिंग के लिए ईस्ट के सेल्स को कुछ एंजाइम सीक्रेट करने पड़ेंगे. अगर रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है. Obviously guys, fungi and bacteria are living organisms, so they do respiration as well. Respiration का equation कैसे रहेगा? Glucose gives ethanol plus carbon dioxide plus ATP. अब ये इथेनॉल क्यों बना? इथेनॉल इसके लिए बना क्योंकि यहाँ पे कोई ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं थी. तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं थी, डायरेक्टली ब्रेकआउट हुआ है, और यहाँ पे क्या मिला अपने को? इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया. रिप्रोडक्शन, ईस्ट जो है ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं बाय बडिंग. ओके. तो एक बर्ड से दूसरा बर्ड फॉर्म होते 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 ये मल्टीपल बर्ड्स फॉर्म होते हैं. यहाँ पे आपको एनिमेशन में अच्छे से समझ में आ रहा होगा. ओके. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है बाय कॉन्जुगेशन. दो ईस्ट के सेल्स यूनाइट हो सकते हैं, अपने एक दूसरे का कंटेंट फ्यूज करके मिक्स कर देंगे. मिक्स करने के बाद इंडिविजुअली 4 अलग अलग सेल्स बनाएंगे जिनके ऊपर थिक वॉल है, and that's it, done. Now let us talk about economic importance of yeast. Yeast greatest importance to mankind is alcohol fermentation. Greatest, I doubt it is the greatest, it is the worst basically, because इन्होंने अल्कोहल बनाया. ईस्ट का फर्मेंटेशन हो कि क्या बनता है? तो अल्कोहल बनता है, and we all know alcohol is not that good. Basically it is not at all good, but still not that good. Now, the alcohol, ethanol, produced is of great commercial importance. हाँ, पैसे के हिसाब से देखोगे तो फिर yes. Now, if you must be knowing about it, लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन लॉकडाउन में अभी तक तो सारी दुकानें बंद थी, बट अब एक दुकान चालू होने वाली. Yes, we are talking about the same. Now, when produced for beverages, the quality of alcohol varies with the material fermented, but also with the kind of yeast employed. मतलब you must have heard about different kinds of alcohols
लाइक बियर है, शैम्पेन है, वाइन है, आई डोंट नो बिकॉज आई डोंट ड्रिंक, सो मुझे और ज़्यादा टाइप्स नहीं पता, बट जितने टाइप्स पता है, हाँ हाँ, वोडका है, टकीला है, बहुत सारे। ओके, सो ये बेवरेजेस, ये क्वालिटी जो है अल्कोहल की, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईस्ट के वजह से डिटरमाइन होती है। लेट अस टॉक अबाउट यूजफुल फंजाइज नाउ। Why? Yeast, was it a useful fungi or a harmful fungi? Many will say yes, many will say no. I am of the category who will say no. हाँ, पैसा उससे बहुत मिल रहा है गवर्नमेंट को, लेकिन नो। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट यूजफुल फंजाई। सेवरल स्पीशीज ऑफ पेनिसिलियम। पेनिसिलियम सुना था आप लोगों ने? कहाँ सुना था, कहाँ सुना था? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, पेनिसिलिन, पेनिसिलियम, बैक्टीरियल स्ट्रेन, स्टेफाइलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया को पेनिसिलियम नोटाटम नाम के फंजाई ने खत्म किया, मारा, और उस बेसिस पे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एक क्या बनाया? एंटीबायोटिक बनाया, जिसका नाम क्या था? पेनिसिलियम। ओके, नाउ पेनिसिलियम, इट इज यूज्ड इन प्रोसेसिंग फाइन फ्लेवर्ड चीज। एक तो आपको पता है स्टेफाइलोकोकस के ऊपर पेनिसिलियम नोटाटम, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाली बात अभी जस्ट की थी हम लोग ने। ओके, हार्मफुल फंजाई। मोस्ट फंजाइज आर वेरी हार्मफुल. They spoil the food, may cause damage to the forest trees. Penicillium and Aspergillus are two common molds popularly called blue and green mold respectively. They grow on oranges. खाएगा कोई ऐसा ऑरेंज? कभी भी नहीं. Okay. There are certain fungi which cause diseases such as ringworm. ये ह्यूमन के स्किन के ऊपर होने वाली चीज़ है. दाद, दाद खाज खुजली, है ना? अगर आगे बढ़ते हैं, अगर नेक्स्ट टाइम आपको ऐसा कुछ दिखता है, ठीक है, तो क्या करोगे? ये पेनिसिलियम है, राइट? बट ज़रूरी नहीं है कि अगर ये पेनिसिलियम है तो इसको यूज़ कर सकते हैं एज पेनिसिलिन। गलती से भी नहीं सोचना। यूजफुल रोल ऑफ फंजाई, एंटीबायोटिक्स। पेनिसिलिन एक एग्जाम्पल, बहुत बार बोल रहे हैं हम लोग, एंटीबायोटिक है, राइट? एंटीबायोटिक क्या होता है हम देख चुके हैं, तो वापस नहीं करेंगे उसके ऊपर। क्राइटेरिया फॉर गुड एंटीबायोटिक ऑलरेडी डन. अदर यूजेस ऑफ एंटीबायोटिक ऑलरेडी डन. नाउ फंजाई रोल इन इंडस्ट्रीज, एक्सटेंसिव यूज इन इंडस्ट्रीज. अगर बात करेंगे एक्सटेंसिव यूज में क्या क्या आता है, so we will talk about the quite old and traditional and some that are rather recent. So हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे. वाइन, एन अल्कोहलिक बेवरेज, फर्मेंटेशन के लिए यूज होता है वाइन इंडस्ट्रीज. ओके, फर्मेंटेशन सड़ाने की प्रोसेस है बेसिकली, जो सिंपल मतलब कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं उनको सिंपल प्रोडक्ट्स में फॉर्म करना है, इथेनॉल ही बनेगा उससे. सो वाइन इज एन अल्कोहलिक बेवरेज. So the source for making wine is grape, and for beer it is barley maltose. ठीक है? The microorganism employed is yeast, that is Saccharomyces cerevisiae. ग्रेप से वाइन बनेगा और बार्ली से बियर. Now, the biochemical reactions is as follows. Glucose का breakdown into ethanol. Grapes are crushed and fermented in large vessels. आप देख सकते हो क्रश किया जाता है एक लार्ज वेसल के अंदर, उसको डाल के फर्मेंट किया जाता है. इथेनॉल ये जो बनता है, इट इज प्रिपेयर्ड एट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 12%, एंड दिस कॉन्सेंट्रेशन स्टार्ट्स किलिंग द ईस्ट सेल्स. मतलब देखो, जिसने बनाया है उस चीज को, फाइनली वो प्रोडक्ट उसी चीज को खत्म कर रहा है, मार दे रहा है. ठीक है? तो बेसिकली बचता क्या है? तो वाइन्स के अंदर एक वेरिएबल अमाउंट ऑफ वाटर, अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड, शुगर एंड फ्यू अदर सब्सटेंसेस ये बचते हैं. स्पिरिट्स, विस्की हो गया, जिन हो गया, they have higher alcohol content and are obtained by distillation of the fermented products.
Characteristics of wine. Wine is quickly absorbed into the body. अगर माइल्ड क्वांटिटी में है तो ये एक स्टिमुलेंट होगा, लेकिन अगर लार्ज क्वांटिटी में लिया तो भाई लग गए. Now, alcoholics may develop ailments, particularly liver cirrhosis. मतलब लिवर के ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पे इमेज में किस तरीके से स्वेलिंग हो चुकी है, दाने दाने बॉइल्स आ चुके हैं, लिवर खराब हो जाता है बेसिकली. बेकिंग के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं. सो इन बेकिंग ऑफ अ मिक्सचर ऑफ फ्लोर, आटा या मैदा, उसके अंदर हम लोग यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. जब ईस्ट उसमें डाला जाता है तो वो राइज होता है, वो फ्लफी होता है, उसको हम लोग लीवनिंग इफेक्ट बोलते हैं. नाउ गाइज, वन क्वेश्चन, लीवनिंग का मीनिंग होता क्या है? ठीक है, ये क्वेश्चन का आप लोग आंसर ढूंढो, कमेंट सेक्शन में लिखो. आई जस्ट होप कि आपको इसका आंसर मिल जाए, और नहीं मिलता है शुरू जाने दो, मैं ही खुद बता देता हूँ व्हाट इज लीवनिंग. इतना सब मगजमारी क्यों? लीवनिंग बेसिकली होता क्या है? देखो गाइस, कोई भी सब्सटेंस रहता है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है. ठीक है. अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जब उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के अंदर से बाहर निकल जाता है, तब जाके वो सब्सटेंस फ्लफी हो जाता है या फिर फूल जाता है. ठीक है. तो ईस्ट ऐड करने के बाद ये जो फर्मेंटेशन होता है, इससे कार्बन डाइऑक्साइड तो प्रोड्यूस हुआ, लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होके उस पर्टिकुलर डव में से, उस पर्टिकुलर आटे में से निकल जाता है, बाहर निकलता है. जब बाहर निकलता है तो उसके अंदर पोर्स बना देता है और उसको एकदम फ्लफी बना देता है. ठीक है. तो इस चीज को हम लोग लीवनिंग बोलते हैं. ठीक है. नाउ, when the dough is baked, the gas bubbles expand and gives the bread a light spongy texture. चीज़, चीज़ की बात करेंगे तो चीज़ इज़ अ वैल्यूएबल फूड जिसमें प्रोटीन्स भी है, फैट भी है, टुगेदर विद कैल्शियम एंड फॉस्फोरस एंड विटामिन ए विद सम क्वांटिटीज ऑफ विटामिन बी. अब बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि चीज़ बोले तो सिर्फ फैट्स आता है. नहीं, चीज़ में ज़्यादातर के प्रोटीन्स है, थोड़े बहुत फैट्स, आई गेस थोड़े नहीं बहुत, पर फैट्स है. वेल एनीवेज, नाउ पीपल हैव बीन ईटिंग चीज फॉर सेंचुरीज. पता नहीं कब से चीज़ खा रहे हैं. नाउ, इट हैज़ बीन मेड फ्रॉम मिल्क. ये सबको पता है, कुछ बड़ी बात नहीं है, सबको पता है कि चीज़ कहाँ से मिलता है, तो दूध से. अब चीज़ बनाने के कुछ मेजर स्टेप्स. कर्डलिंग ऑफ मिल्क, पहले तो दूध का दही कर दो. ठीक है, तो दही बन गया. इसमें लैक्टिक एसिड यूज होगा, लैक्टोबैसिलस, अगेन अ बैक्टीरिया बीन यूज्ड. तो जो कर्ड जो प्रोड्यूस होता है, इट इज सेपरेटेड बाय वे प्रोसेस. फिर जो कर्ड है उसको प्रोसेस किया जाता है, उसके अंदर से मॉइस्चराइजेशन, मतलब मॉइस्चर जो है वो निकाल दिया जाता है. अब ये जो बिना मॉइस्चर का जो कर्ड हो गया, इसको बोलते हैं कॉटेज चीज. कॉटेज चीज, करेक्ट, कॉटेज चीज इज नथिंग एल्स बट पनीर. उसके बाद नमक डाला जाता है, सॉल्टिंग किया जाता है, और सॉल्टिंग करने की वजह से उसमें से और ज़्यादा मॉइस्चर निकल जाता है. ठीक है. और जो अनडिजायरेबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स का ग्रोथ है वो बच जाता है, उससे रुक जाता है. राइपनिंग, फिर ये जो कर्ड है उसको सूटेबल टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के अंदर रख दिया जाता है. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर एडेड along with lactic acid bacteria at step 1, which imparts the particular flavors to the cheese. अब बात करेंगे गाइस मशरूम कल्टीवेशन की. अब मशरूम कल्टीवेशन ये अपने टॉपिक का, आज का लेक्चर का ये लास्ट पार्ट है. ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस पार्ट एज वेल. मशरूम कल्टीवेशन. मशरूम्स आर ऑफ वेरियस शेप्स एंड साइज. तो मशरूम के ऊपर क्या होता है, एक कैप होता है और नीचे एक स्टॉक होता है. तो ऊपर का एक कैप रीजन है और नीचे ये स्टॉक रीजन है. ठीक है. कुछ वैरायटीज में स्टॉक रीजन एब्सेंट है, होता नहीं. मशरूम कल्टीवेशन क्यों करना चाहिए? बेसिकली बहुत सारे लोग मशरूम्स को खाते हैं, मैं भी खाता हूँ. मशरूम खाना अच्छा होता है क्योंकि मशरूम की वजह से कोलेस्ट्रॉल जो है वो बॉडी का कंट्रोल में आता है. मशरूम की वजह से ओबेसिटी रिड्यूस होती है, मतलब वेट लॉस के लिए मशरूम अच्छा है. तो जितने भी लोग सुन रहे हैं घर बैठे बैठे,
मशरूम अभी फिलहाल मिलेगा कहाँ पे ये बड़ा डाउट है, लेकिन वेट लॉस करने के लिए मशरूम्स आर द बेस्ट. ओके. नाउ देर आर लार्ज नंबर ऑफ मशरूम स्पीशीज विच ग्रो वाइल्ड इन नेचर. सारे के सारे मशरूम्स एडिबल नहीं है. इनफैक्ट मोस्ट आर माइल्डली और सीवियरली पॉइजनस. सारे के सारे एडिबल नहीं होते गाइस, ये याद रखना. बेसिकली जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत कलर वाले रहते हैं वो तो बिल्कुल भी एडिबल नहीं होते, वो ज़्यादातर के पॉइजनस होते हैं. सो कीप दैट थिंग इन माइंड. जो एडिबल मशरूम्स होते हैं वो हम ह्यूमंस खाते हैं, बहुत पुराने टाइम से खाते आ रहे हैं. उसमें से एक जो है उसको बोला जाता है एगारिकस बाइस्पोरस, जो कॉमनली एडिबल मशरूम है जो पूरे दुनिया में खाया जाता है. अब तीन बेसिकली मशरूम्स है जो हम लोग इंडिया में प्रोड्यूस करते हैं. वन इज़ वाइट बटन मशरूम, दैट इज एगारिकस बाइस्पोरस. दूसरा है पैडी स्ट्रॉ मशरूम जिसको वॉल्वेरेलिया भी बोलते हैं, ठीक है. और तीसरा है ऑयस्टर मशरूम जिसको प्लूरटस बोलते हैं. अब मशरूम की कल्टीवेशन इंडोर होती है और बहुत कम लैंड की रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पे. मशरूम्स कैन बी ग्रोन ऑन एनी सबस्ट्रेट और अ कंपोस्ट बेस्ड ऑन वेरियस एग्रीकल्चरल वेस्ट विच इन टर्न्स आर रिसाइकल्ड. जो कंपोस्ट है, डीकेड ऑर्गेनिक मैटर है, उसको हम लोग लैंड को फर्टिलाइज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं. वाइट बटन मशरूम इज़ द मोस्ट पॉपुलर वैरायटी ग्रोन इन इंडिया. जो आप लोग बाहर होटल्स में मशरूम का सूप वगैरह लेते हो, दैट इज हैविंग कंटेनिंग मोस्टली वाइट बटन मशरूम और प्लूरोटस. ओके. ना कल्टीवेशन करने के लिए कुछ 5 इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, वो स्टेप्स हम लोग देख लेंगे फटाफट. द फर्स्ट स्टेप इज कंपोस्टिंग. द कंपोस्ट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग द फॉलोइंग इन द सर्टेन प्रोपोर्शन. क्या क्या है वो फॉलोइंग, लेट्स सी. वीट या फिर पैडी स्ट्रॉ, उसको हम लोग ले सकते हैं. चिकन मैन्योर, दैट वी कैन टेक. We can also take some inorganic or organic fertilizers, and this compost is kept at about 50 degrees Celsius for about 1 week. अब कंपोस्ट हो जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, स्पॉनिंग. स्पॉनिंग इज एन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. स्पॉनिंग क्या होता है, मशरूम सीड जिनके अंदर माइसीलियम होते हैं वो हम लोग क्या करते हैं, उस कंपोस्ट के अंदर डाल देते हैं और उसको कुछ दिन के लिए छोड़ देते हैं. इसको स्पॉनिंग बोलते हैं. फिर आते हैं वर्ड केसिंग. अब केसिंग में क्या करते हैं, वी जस्ट अप्लाई अ थिन लेयर ऑफ सॉइल ओवर द कंपोस्ट. मतलब स्पॉन करने के बाद उसके ऊपर एक हम लोग थिन लेयर ऑफ सॉइल ऐड करते हैं. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि ये मशरूम्स को सपोर्ट करती है. इट प्रोवाइड्स ह्यूमिडिटी फॉर द मशरूम्स एंड इट प्रिवेंट द क्विक ड्राइविंग ऑफ द मशरूम ऑफ द कंपोस्ट. मतलब कंपोस्ट के अंदर से सारे न्यूट्रिएंट जो है एकदम क्विकली चले जाए, इससे ये बचा लेता है. और ये टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, ठीक है. अब फिर आता है स्टेप क्रॉपिंग एंड हार्वेस्टिंग. देखो हार्वेस्टिंग सुन लिया तो हम लोग को समझ में आता है कि ये लास्ट स्टेप है. क्रॉपिंग एंड हार्वेस्टिंग में क्या आता है, द ग्रोथ अकर्स इन 3 प्रिंसिपल स्टेजेस. विच आर दोस 3 स्टेजेस. सबसे पहले तो माइसीलियम ग्रो होगा इनटू अ फाइब्रस मास, राइट. माइसीलियम ऐसा बढ़ते जाएगा, फैलते जाएगा, और इसके लिए 2 से 6 हफ्ते चले जाएंगे, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 महीना हो गया. उसके बाद टाइनी पिन हेड स्ट्रक्चर्स बनेंगे. फिर बटन स्टेज आएगा जहाँ पे एक आपको रिमार्केबल साइज मिलेगा, आपको मार्केटेबल साइज मिल जाएगा, ठीक है. अब ये फुल्ली ग्रोन मशरूम्स को हम लोग बाहर निकाल लेंगे. तो हो गया, क्रॉपिंग भी हो गया और हार्वेस्टिंग भी हो गया, राइट. अब बात आती है प्रिजर्वेशन की, क्योंकि आपने एक जगह पे प्रोड्यूस किया, अभी आपको होटल्स में भेजना है इसको, तो प्रिजर्वेशन की बात आएगी. सो मशरूम्स आर हाईली पेरिशेबल, मतलब जल्दी से ये खराब हो सकते हैं. खराब हो सकते हैं तो इनके खराब होने की जो लाइफ है, जिसको हम लोग शेल्फ लाइफ बोलते हैं, कि इसको आप ऐसे ही रख सकते हो, ठीक है, उसको शेल्फ लाइफ बोलते हैं. तो ये बढ़ा सकते हो आप. कैसे बढ़ा सकते हो, आप वैक्यूम कूलिंग कर सकते हो. सो यू कैन डू वैक्यूम कूलिंग. You can give gamma radiation and store it at 15 degrees Celsius, or you can do freeze drying in a solution of citric acid, ascorbic acid, or brine. Now what is brine? Brine is nothing else but concentrated salt solution, 25% salt solution. Mushrooms की nutritive value क्या है? Mushrooms are excellent source of vitamins and minerals.
They contain good amount of niacin, pantothenic acid, and biotin. Now, the vitamins in the mushrooms are well retained during cooking. देखो जनरली आप कोई भी चीज़ को कुक करते हो उसके अंदर के विटामिन वगैरह निकल जाने के चांसेस रहते हैं. मशरूम के अंदर के विटामिन बहुत ही अच्छे से रिटेन हो जाते हैं. फ्रेश मशरूम कंटेन्स अबाउट 85 to 95% of moisture, 3% of protein, 4% of carbohydrate, and 0.3 to 0.4% of fat, 1% of minerals and vitamins. And with this, our lecture gets over, guys. Thank you for watching, and I hope you have learned the entire chapter very well. नहीं समझ में आया दो बार देखो देखो, तीन बार देखो, देखते रहो. कुछ important doubts अगर है कमेंट्स में प्लीज मेंशन करो. That's it, guys. Thank you.